अगर हम सच्चे अंधभक्त हैं तो हमें ध्रुव राठी जैसे किसी भी यूट्यूबर्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितने ही फैक्ट फिगर्स के बेसिस पर क्यों न बोल रहा हो। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। चीनी क्रांतिकारी और मार्क्सिस्ट विचारक माओ जेडंग का एक फेमस कोट है, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, यानी सत्ता की गली बंदूक की नली से होकर निकलती है। जब जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो भांग, धतूरा, अफीम, शराब ये सारे नशे फीके पड़ जाते हैं और सत्ता का नशा इन सब पर भारी पड़ता है। इतिहास गवाह है, अगर कुछ अच्छे शासकों को एक्सेप्शन के तौर पर छोड़ दें तो बाकी सारे शासक गद्दी पाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह से बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को गद्दी पाने के लिए निर्ममता से मार दिया था। सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो ऐसे में सत्ताधारी की पूरी कोशिश होती है कि वह किसी भी तरह से कोई भी दांव पेच लड़ाकर अपनी सत्ता को बरकरार रखे। इन दिनों एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। ध्रुव राठी का वीडियो जिसमें द डिक्टेटर नाम से थंबनेल है और साथ में ही पीएम मोदी की फोटो एडिट की गई है। इस पूरे वीडियो में पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही 15 मिलियन के आसपास व्यू जाने को है। नाम के ही अकॉर्डिंग इस पूरे वीडियो के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पर किस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है या फिर किस तरह से जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका गला घोटा जा रहा है, इन सारी बातों को समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम सच्चे अंधभक्त हैं तो हमें ध्रुव राठी जैसे किसी भी यूट्यूबर्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितने ही फैक्ट फिगर्स के बेसिस पर क्यों न बोल रहा हो, बल्कि थोड़ी देर के लिए अपने सिर से अंधभक्ति का ताज उतार कर ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर कहीं एकांत में जाकर अपने आप से पूरे होशो हवास में कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार के द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं किया जा रहा है? ईडी, सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों का वेपनाइजेशन होता हुआ हमें क्यों नहीं दिख रहा है? असम के हालिया मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दर्जनों नेता जो पहले गैर भाजपाई हुआ करते थे और जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया, और जैसे ही ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियां इनको परेशान करना छोड़ देती हैं या फिर इनको क्लीन चिट दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे सैकड़ों नेताओं पर इन जांच एजेंसियों के द्वारा शिकंजा कसा जाता है और इनको जेल में ठूंस दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की माने तो अगर ये सारे लोग जिन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर ये आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सारे लोग आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। क्या ये लोकतंत्र के लिए कहीं से कहीं तक ठीक है? अब आता है सवाल नंबर 2, क्या धर्म की भांग पिलाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है? ब्रेन वॉश एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके भाव, आपके सोचने समझने की ताकत को छेड़ कर दिया जाता है, और सोशल मीडिया के दौर में सोशल इन्फ्लुएंस इसका बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आपके अपने विचार आपके नहीं रह जाते, बल्कि आप सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आईटी सेल के द्वारा किस तरह की चीजों को वायरल किया जा रहा है, किस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, उन पर फोकस चला जाता है और एक तरह से जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनका बहुत आसानी से ब्रेन वॉश कर लिया जाता है। सवाल नंबर 3, क्या सरकार के द्वारा अपनी पावर्स के जरिए विपक्ष को मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्या एक मजबूत विपक्ष के बिना स्वस्थ लोकतंत्र की संकल्पना की जा सकती है? अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों ने अपने स्वतंत्र मताधिकार के जरिए आम आदमी पार्टी को सरकार में भेजा। दिल्ली के लोगों ने अपेक्षा की कि आम आदमी पार्टी के लोग उनके लिए कानून बनाएं और उनको सेवाएं दें, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से एक नया कानून लाया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो लाया गया है, इसके जरिए दिल्ली सरकार से सेवाएं छीनकर गवर्नर को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह से चुनी हुई सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करना कहीं से भी कहीं तक ठीक लगता है? हाल फिलहाल में बहुत से स्टेट्स में हम देख सकते हैं कि गवर्नर के जरिए वहां की चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय दिए जाते हैं, इसके बाद इस बात को भी स्पष्ट तौर पर समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरह से सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिससे लोकतंत्र के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देख सकते हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पहले भले ही वो बीजेपी समर्थक थे लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर वाली पोजीशन के समय वो बीजेपी छोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा होता है कि किस तरह से 8 वोट इनवैलिड किए जाते हैं और अपने
जो प्रत्याशी हैं उनको मेयर बना दिया जाए। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते दखल नहीं देती तो कहीं ना कहीं आप देखते कि जनता ने जिस मेयर को मैंडेट दिया है उसके बजाय एक ऐसा मेयर काम कर रहा होता जो कि निरंकुश शासक द्वारा थोप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों के क्रम में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह स्पष्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से करप्शन का बहुत बड़ा टूल था, तो इससे भी समझा जा सकता है कि इस कानून के जरिए किस तरह से सत्ता वाली पार्टी को यानी बीजेपी को इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा फंडिंग की गई और विपक्ष को वित्तीय तौर पर खत्म करने की कोशिश की जाती है। इन सब के साथ ही एक सवाल यह भी बनता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर वोट बटोरे जा सकते हैं? जिस तरह से पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपना अभी हाल ही में एक बयान जारी किया कि पुलवामा अटैक को लेकर 14 फरवरी 2019 में जो हुआ था उसमें उन्होंने अपना सिस्टम फेल्योर बताया और वो पीएम मोदी से मिले, लेकिन मोदी ने उनको इस पूरे मामले पर चुप रहने की हिदायत दी और इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले का राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इस तरह की चीजों का राजनीतिकरण होना चाहिए? क्या सरकार को सेना की किसी अचीवमेंट को अपनी पॉलिटिक्स से जोड़कर वोट बैंक में तब्दील करना चाहिए? अपने आप से ये ढेर सारे सवाल पूछने के बाद ही हमें तय करना चाहिए कि क्या हमें सच्चा देशभक्त बनना चाहिए या फिर अंधभक्त। और अगर इस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए जाते हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियों का अपने हितों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, तो क्या इससे कहीं न कहीं हम तानाशाही के उदय में सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्या इससे निरंकुशता का उदय नहीं होगा? क्या हमें खुली आंखों से ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में सहयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि नफरत का माहौल खत्म हो सके, जिससे कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को भी समझा जा सके? ओवरऑल क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें एक अंधभक्त बनने के बजाय एक सच्चा देशभक्त बनना चाहिए, ताकि हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो स्वतंत्र रह सकें और स्वायत्त तरीके से अपना काम कर सकें और हम अपने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किसी भी तरह से कहीं भी रहकर अपना सहयोग दे सकें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।